नमस्कार मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसकी अकाउंटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आता है और इसके साथ साथ ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में भी जानेंगे। हरित लेखांकन क्या है या जिसे सामाजिक आर्थिक लेखांकन भी कहा जा रहा है। और जब अर्थव्यवस्था को हम लोग जो है अकाउंटिंग के आधार पर जो है उसका जो लेखांकन है नेशनल इनकम का, उसके आधार पर जब अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटते हैं तो कितने वर्गों में बांट करके उसका लेखांकन का अध्ययन किया जाता है। इन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसके पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ले चलते हैं। पिछले लेक्चर के आधार पर कुछ रिमाइंड कराते हैं कि जैसे हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा था, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय के संबंध में आपने देखा था कि उसकी जो डेफिनेशन है वहां से कई बार प्रश्न पूछा गया। एक वर्ष में किसी भी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध विदेशी आय के योग को हम लोग जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। या हम लोग यानी कि उसको जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान जो है भारत में, अगर हम भारत की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। इसके बाद आप देखते हैं उन्होंने एक फेमस पुस्तक भी पब्लिश की थी जिसका नाम पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से राष्ट्रीय आय का अनुमान आपने देखा होगा वैज्ञानिक तरीके से प्रोफेसर वी.के. आर.वी. राव ने लगाया। फिर आपने देखा राष्ट्रीय आय के संबंध में राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन किया गया, जिसके लिए 1948 और 49 में आपने देखा महानोबिस कमेटी बनाई गई, प्रशांत चंद्र महानोबिस कमेटी। इसके रिकमेंडेशन के आधार पर आपने देखा होगा कि देश में सीएसओ का गठन हुआ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन 1952 में। और वही जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, वही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सीएसओ लगाती है। आपने देखा होगा कि पूरी इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। आपने देखा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और फिर बाद में फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व होता है। और इसके साथ राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने की 3 पद्धतियों की भी चर्चा हमने किया था, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, इसके संबंध में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा जो सांख्यिकीय विधियां हैं उनके बारे में, जब अधिकता या उनका अधिक प्रयोग किया जाए किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए या उसको समझने के लिए या उसके संबंध को समझने के लिए, तो उस मेथड को हम लोग जो है यानी कि स्टैटिस्टिक मेथड के माध्यम से जब क्षेत्र विशेष का अध्ययन समझने का प्रयास करते हैं तो फिर उसी को हम लोग लेखे जोखे के माध्यम से जब प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम लोग अकाउंटिंग के रूप में देखते हैं। तो यहाँ देखिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग है और ये जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों को सांख्यिकीय रूप से प्रदर्शित करना, ताकि समस्त आर्थिक स्थितियों को पूरी तरह से समझा जा सके। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये बता रही है कि जो हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, उस राष्ट्रीय आय के अनुमान के लगाने में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, या समझने में समस्याएं होती है। इसलिए सांख्यिकीय मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आंकड़ों को एकत्रित करना, फिर उनका जो है क्या एकत्रित करने के बाद उनको इस तरह से प्रदर्शित करना ताकि जो है लोगों को चीजें समझ में आ जाए। किस तरीके से जो है यानी कि जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए।
तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में जो है, जब हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो कृषि, उद्योग और जो है सेवा क्षेत्र, और इनमें जो है पारस्परिक संबंधों को सांख्यिकीय रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, कि जो कृषि क्षेत्र है या जो हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर है या जो हमारा जो है सर्विस सेक्टर है या फॉरेन सेक्टर है, तो उनमें इनको संबंध में जो यानी कि डेटा है उस डेटा को प्राप्त करना और प्राप्त करने के बाद उनमें ये पता लगाना कि जो आर्थिक स्थितियां हैं उनमें किस तरीके का संबंध है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इस तरीके की डेफिनेशंस जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक संबंध को सांख्यिकीय रूप से प्रस्तुत करना, ताकि समस्त आर्थिक क्रियाओं को पूरी तरह से समझा जा सके, या फिर ये समझा जा सके कि आखिर उत्पादन किया जा रहा है या जो उपभोग किया जा रहा है या सरकार जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो उससे आखिर किस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं और उनके बीच क्या संबंध है, कैसे हम लोग एनालिसिस करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की जब बात करते हैं तो पूरी इकोनॉमी को हम लोग 5 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें आप देखते हैं परिवार क्षेत्र के लेखे, ठीक है, उत्पादन क्षेत्र के लेखे, पूंजी क्षेत्र के लेखे, सरकारी क्षेत्र के लेखे और विदेशी क्षेत्र के लेखे। तो एक प्रश्न ये आता है एग्जाम में बनेगा कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में विभाजित किया गया जब हम नेशनल इनकम यानी अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें परिवार क्षेत्र के लेखे, उत्पादन क्षेत्र के लेखे, पूंजी क्षेत्र के लेखे, सरकारी क्षेत्र के लेखे और विदेश क्षेत्र के लेखे जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं और जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये सवाल परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। 1676 ईस्वी में विलियम बेटी के द्वारा जो है इसका क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि विलियम बेटी के द्वारा जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्या किया गया, फाउंडेशन किया गया। फिर ग्रेगरी किंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो है मॉडर्न नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो है इनको फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। आधुनिक जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का इनको पिता कहा है। इसके बाद आगे देखते हैं कि 1960 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव राष्ट्रीय 1960 ईस्वी में राष्ट्रीय लेखा विधि जो है नेशनल अकाउंटिंग जो मेथड्स था जो विवन का, उसके बारे में क्या किया, एक मेथड्स डेवलप किया जिसे स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर ये हम आपको बता चुके हैं कि 48 और 49 में राष्ट्रीय आय समिति का यानी गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है पीसी महालनोबिस को बनाया गया, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। और ये भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीय विद्वान थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 जून को आप देश में देखते होंगे नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और भारत में सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वह भी हमारे जो है पीसी महालनोबिस के द्वारा दिया गया। तो भारत में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसका जो मॉडल था 4 क्षेत्रीय मॉडल जो है वो इन्हीं के आधार पर भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार हुआ और उसके आधार पर 5 वर्षों में कैसे विकास होगा वो निर्धारित किया गया। तो 1952 में सीएसओ का गठन किया गया और सीएसओ राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। अब जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन, इसके संबंध में जो है जे.आर. हिक्स ने कहा कि यह सामाजिक लेखांकन विधि है या इसको हम आर्थिक लेखांकन विधि भी कहते हैं। तो अगर सवाल पूछा जाए कि सामाजिक लेखांकन विधि या आर्थिक लेखांकन विधि का जो शब्द है उनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, और जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया 1942, ठीक है। और क्या है ये विधि,
तो ये विधि यह है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों को सांख्यिकीय रूप से प्रस्तुत करना, ताकि समस्त आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी की जा सके या उसे समझा जा सके। अब देखते हैं हम लोग जो 5 वर्गों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया, कैसे समझेंगे कि सामाजिक लेखांकन मेथड क्या है, आर्थिक लेखांकन मेथड क्या है, या राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। तो जैसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया, तो जैसे हम पेमेंट करते हैं और रिसीव करते हैं। देखिए, ये पहला है पारिवारिक क्षेत्र के लिए, तो उपभोग आप करेंगे तो उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे। आप जो है डायरेक्ट टैक्स का भुगतान करेंगे, आप जो है सेविंग्स करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको रिसीप्ट कहाँ से होता है, तो आप परिवार में जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, या जो व्यक्ति अपना घर जो है रेंट पर दे रखा है, या जिसने पैसा किसी को दे रखा है, या किसी को पैसा ट्रांसफर हो रहा है, या विदेशों से आपको पैसा मिल रहा है, तो ये क्या है, या व्यक्ति सर्विस कर रहा है तो उसको सैलरी मिल रहा है, तो ये उसकी रिसीप्ट्स और ये उसके पेमेंट्स है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, तो उस पर जो है एक्सपेंडिचर करेगा। वो गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, उसकी इनकम अधिक है तो वहाँ पर वो टैक्स का पेमेंट करता है। तो यानी पेमेंट और रिसीव्स जो है 2 कॉलम होते हैं। इसके आधार पर फैमिली का अकाउंटिंग देख लिया है। प्रोडक्शन के क्षेत्र में आप क्या करते हैं, अगर आप उत्पादन कर रहे हैं या आप जो है शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मानसिक श्रम कर रहे हैं, तो आपको वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। आपको जो है आपने मकान किराए पर दिया है तो आपको किराया मिलेगा। अगर आप जमी है तो आपको प्रॉफिट्स मिलेगा, ठीक है। आप जिन वस्तुओं का उत्पादन करने में मशीनरी लगाएंगे तो उस मशीनरी में कुछ डेप्रिसिएशन आएगा। फिर आप जो है यानी वस्तुओं का और बाजार में बेच रहे हैं तो आप बिक्री कर और विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट टैक्स जो लगाए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, यानी कि पेमेंट्स करते हैं। फिर रिसीप्ट्स जो है, अगर आप निजी उपभोग कर रहे हैं, सार्वजनिक उपभोग पर गए हैं, स्टॉक या शुद्ध विदेशी आय है, तो यहाँ से आपकी रिसीप्ट्स होती है और यहाँ आप पेमेंट्स करते हैं। पूंजी क्षेत्र का मतलब ये है कि घरेलू, जैसे जो आपकी यानी कि पूंजी निर्माण, ठीक है, तो आपने घर बनवा रहे हैं या आप जो है कोई इंडस्ट्री बनवा रहे हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन में जो आप लगा रहे हैं सामान या जो बनवा रहे हैं, तो उसका आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। विदेशियों ने अगर आपको जो है सपोर्ट किया है, तो या विदेशी कंपनियां जो है क्या कर रही हैं, पैसा लगा रही हैं, तो वो इन्वेस्ट करेंगी तो आपको पेमेंट मिलेगा। फिर आप यानी कि आप जो है ये पेमेंट होगा। और रिसिप्ट जो है, जो अगर आप परिवार की बचत है और सरकार की बचत, तो वहां से क्या होता है, रिसिप्ट होती है। फिर सार्वजनिक उपभोग की बात करते हैं, यानी सरकारी क्षेत्र का लेखा, तो सरकारी क्षेत्र में पेमेंट और जो है रिसिप्ट, तो सार्वजनिक उपभोग जो है हस्तांतरण, भुगतान, आर्थिक सहायता, गवर्नमेंट जो है क्या करती है, पेमेंट करती है, आपको जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। जो आप उपभोग कर रहे हैं, सरकार जो है एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट की कुछ पब्लिक वस्तुएं होती है जिनका उपभोग किया जाता है, उस पर व्यय किया जाता है। फिर गवर्नमेंट कुछ ट्रांसफर भी करती है, जैसे आप देख रहे हैं वृद्धा पेंशन योजना है, या बेरोजगारी भत्ता था, या विभिन्न प्रकार के ट्रांसफर है, वो सब सरकार जो है पेमेंट करती है। फिर रिसीप्ट कहाँ से होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जो अर्जित आय है, जैसे सरकार ने क्या किया, सड़क बनवाया है, ठीक है, तो टोल टैक्स वसूल रही है। उसी तरीके से सरकार ने मान लो शिक्षा के क्षेत्र में जो है शिक्षा सेवा उपलब्ध कराई है, चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई है, ठीक है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, सड़क है, संचार है, तो यहाँ से सरकार को क्या होता है, इनकम होती है। और फिर जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से भी सरकार को क्या होता है, यानी इनकम प्राप्त होती है। फिर विदेशी क्षेत्र में आप देखें रिसिप्ट यानी पेमेंट और रिसिप्ट, तो पेमेंट आप जो है यानी वस्तुओं का इंपोर्ट करते हैं तब आप पेमेंट करते हैं, सेवाओं का इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट करते हैं, विदेशों को अगर हमने निवेश करना है तब हमने पेमेंट करना है, ठीक है।
अगर हमने पैसा लिया है, तकनीक लिया है विदेशों से तो इंटरेस्ट पेमेंट करना है। और रिसिप्ट कहाँ से होगा? अगर हमने निर्यात किया है तो हमें रिसिप्ट होगा। अगर हमने क्या किया है, ऋण दूसरे देशों को दिया है तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमने विदेशों में पैसा लगाया था तो वहाँ से विदेशी जो है, जो हमें लाभ होगा और जो हमारा पैसा है वो वहाँ से प्राप्त होगा, रॉयल्टी प्राप्त होगी। तो ये यानी पेमेंट और जो है रिसिप्ट से संबंधित जो है ये अलग-अलग क्षेत्र के जो है क्या है, लेखे होते हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने में 2 तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब राष्ट्रीय आय का अनुमान हम लोग लगाते हैं तो प्रोडक्शन मेथड में एक हम लोग जो है करंट प्राइस पर प्रोडक्शन करते हैं और एक हम लोग फिक्स प्राइस पर प्रोडक्शन करते हैं। तो आप देखते हैं कि उत्पादन में जो संसाधन लगाए जाते हैं उनका संगठन है, ठीक है, और साहसी है। तो इनका जब हम लोग जो है यूज करते हैं तो फिर इनको हम लोग पेमेंट करते हैं। फिर बाद में वस्तु का निर्माण होता है तो बाजार में जाती है, बाजार में गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है। फिर जब बाजार में बिकती है तो फिर जो है इनकम प्राप्त होती है। तो इस तरीके से यानी कि जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा जो किया जा रहा था उसकी मापने की जो विधि थी, आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, उस विधि में थोड़ी सी ये माना जाता है कि साइमन कुजनेट से माना कि जीडीपी जो है यानी कि जो अर्थव्यवस्था का विकास को प्रस्तुत करती है वो सही से नहीं मानती है, ठीक है। उन्होंने परिभाषा अपना दिया, राष्ट्रीय आय की सबसे अच्छी परिभाषा दिया। बाद में उन्होंने ये भी माना कि इसमें बहुत सारी चीजें छूट रही है जो कि उसका सही से अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। जैसे कि मान लो अगर कोई लेबर है अपने घर पर काम कर रहा है, ठीक है, सब्जी का उत्पादन कर रहा है लेकिन बाजार में नहीं बेच रहा है तो क्या ये उसका योगदान जो है शून्य मान लिया जाएगा? तो जैसे राष्ट्रीय आय की परिभाषा में बताया गया कि वस्तु और सेवा वही कंसीडर किया जाएगा जो मुद्रा से होकर के गुजरेगी। यानी अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो राष्ट्रीय आय का योगदान नहीं है। अगर मान लो कोई व्यक्ति सब्जी उगा रहा है और स्वयं कंज्यूम कर ले रहा है तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगा। तो आखिर ये भी एक प्रकार का जो है उत्पादन है और इस तरीके की जो चीजें हैं वो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इनका भी कुछ ना कुछ मूल्य होता है। इसलिए और इसके साथ साथ जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो आप जीडीपी को देखते हैं कि जीडीपी जो है अगर आपकी बढ़ रही है तो आप मानते हैं कि देश में समृद्धि है। लेकिन जब हम उत्पादन करते हैं तो ये भी देखना होता है कि हमारा पर्यावरण में कितना ह्रास हुआ, इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया। तो बाद में जो है एक नया कॉन्सेप्ट आगे डेवलप हुआ कि पर्यावरणीय लेखांकन या हरित लेखांकन, ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग क्या है या पर्यावरणीय लेखांकन क्या है या ग्रीन जीडीपी क्या है, ठीक है, तो राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो इसके संबंध में आप पर्यावरणीय लेखांकन या हरित लेखांकन या हरित राष्ट्रीय आय के संबंध में जो लेखा जोखा रखा जा रहा है उससे जो है पर्यावरणीय लेखांकन या हरित लेखांकन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जो है इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग यानी कि सिस्टमैटिक एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग इस नाम से भी जो है परिभाषित किया जाता है या जाना जाता है। ये यूएन ने 1993 में विकसित किया और इसे 2012 में जो है क्या किया गया, संशोधित किया गया। लेकिन हालांकि अभी ये भारत के संदर्भ में जो है बताया जाता है कि इसका यूज बहुत कम हो रहा है अभी, या तो इसके प्रयोग के संबंध में जो है चीजें अभी चल रही हैं कि ऐसा भी अनुमान हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके विकास की बात करें, हरित लेखांकन के विकास की बात, तो इसका विकास सर्वप्रथम बात करते हैं पियर्स और जो है बारफोर्ड। पियर्स और बारफोर्ड ने इसके विकास में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये प्रश्न यहाँ से आएगा, हरित लेखांकन का विकास सर्वप्रथम किसने किया? तो पियर्स एवं बारफोर्ड ने। ये नाम आपको बहुत ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। हरित लेखांकन को जो है हम लोग पर्यावरणीय लेखांकन भी क्या है। अब इसमें क्या है, हरित लेखांकन में क्या है, जो संपूर्ण पूंजी हमारे पास टोटल यानी कैपिटल क्या है, तो एक ह्यूमन कैपिटल है और मानवीय यानी कि
पूंजी के साथ साथ पर्यावरणीय पूंजी भी है। पर्यावरण में आप देख रहे हैं जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, इन सभी मंडलों से मिल करके हमारा पर्यावरण बनता है। और उस पर्यावरण में जो है, यानी कि आप देखिए वन है, जल है, भूमि है, वायु की गुणवत्ता है, जैव विविधता है। तो जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है, तो इनमें भी कुछ ना कुछ क्षति पहुंचती है, तो इनका भी कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और आपने देखा है धारणीय विकास के संदर्भ में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में कमीशन की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने आपको बताया है कि सतत विकास का मतलब है जब वर्तमान पीढ़ी वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे और साथ में इस तरीके से संसाधनों का उपयोग करे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। यही हमारा सतत विकास है। इसका मतलब इसमें पर्यावरण पर ज्यादा फोकस किया गया, उसके संरक्षण पर ज्यादा फोकस किया गया। तो यही यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको ग्रीन जीडीपी चाहिए, तो ग्रीन जीडीपी क्या है कि जो आपकी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, एक वर्ष में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आप कर रहे हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य है, उनका जो योग है, वही आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। लेकिन जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि पर्यावरण में कितनी क्षति हुई और उसकी क्या कॉस्ट थी। तो अगर उसके कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये हरित राष्ट्रीय आय है और इसकी जो क्षति हुई है उसकी कॉम्पेंसेशन हमको करना होता है। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं और एक पेड़ नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है ये आगे सतत रूप से प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। तो इसलिए अगर आप एक पेड़ लगा रहे हैं तो अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो एक पेड़ आप लगाएं, एक की जगह 4 या 5 पेड़ लगाएं, तो संसाधन बने रहेंगे और आप जो है उनका उपभोग करेंगे और आगे आने वाली भी पीढ़ी उनका उपभोग करेगी। और उससे भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि जो है संसाधन बने रहें और जो है विकास की प्रक्रिया सतत तरीके से बनी रहे। तो हर हर जीडीपी यही बताती है कि जो हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें से जब हम पर्यावरण की क्षति लागत को रिड्यूस करते हैं तो हमें कहीं क्या मिलता है, कहीं ग्रीन जीडीपी प्राप्त हो जाती है। तो आपको ये वाला फार्मूला भी याद रखना है। पीसीएस में कई बार पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया और ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। बीए में भी जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें भी प्रश्न आता है। तो बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स हैं या यूपीएससी और यूपीपीएससी और जो है विभिन्न प्रकार के जो वनडे टाइप्स के एग्जाम है वहां से भी यहाँ प्रश्न बनता है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इतने पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर लिखे हैं वो समझ में आए होंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय लेखांकन का प्रतिपादन किसने किया? विलियम पेटी ने किया। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आय लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी किंग को कहा जाता है। मानव राष्ट्रीय लेखा विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यूएनओ के द्वारा, जो 1960 में इसे डेवलप किया गया। फिर आप ये हम बता ही चुके हैं, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पीसी महालनोबिस को बनाया गया। देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाएगा? सीएसओ लगाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बाई 1952 में एस्टैब्लिश हुआ। सामाजिक लेखांकन विधि या आर्थिक लेखांकन विधि का प्रयोग किसने किया? जे.आर. हिक्स ने। इसी को सामाजिक लेखांकन या आर्थिक लेखांकन भी कहा जाता है। तो ये शब्द जे.आर. हिक्स ने दिए। फिर ये क्या है? सामाजिक लेखांकन या आर्थिक लेखांकन या राष्ट्रीय आय लेखांकन या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय रूप से प्रस्तुत करना ताकि समस्त आर्थिक क्रियाओं को पूरी तरह से समझा जा सके। ठीक है, तो ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हरित लेखांकन का विकास सर्वप्रथम यस एवं बारफोर्ड ने किया। हरित राष्ट्रीय आधारित सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद उसमें से पर्यावरणीय क्षति लागत को क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो हमें जो है हरित सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।